हेलो, वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको पता होगा कि एससीईआरटी या एनसीईआरटी बुक का पढ़ना कितना जरूरी है। इसीलिए आज हम लोग इतिहास क्लास 8 का इतिहास सब्जेक्ट का अध्याय 4 उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज पढ़ेंगे। पिछले 3 अध्याय हम लोग पढ़ चुके हैं, तो शुरू करते हैं। पिछले 3 अध्यायों में आपने अंग्रेजों की लगान व्यवस्थाओं तथा कृषि के क्षेत्र में आ रहे बदलावों के बारे में जाना। आपने यह भी जाना कि किसानों, जमींदारों और गांव के अन्य लोगों पर उनका क्या प्रभाव पड़ा। भारत के कई इलाकों में उनकी इन नीतियों के खिलाफ किसानों के संघर्ष की शुरुआत के बारे में आपने जाना। अब इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि भारत के वनों तथा पहाड़ी क्षेत्र में जनजातीय समाज के लोगों के जीवन पर अंग्रेजी शासन की नीतियों से क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे भारत के मानचित्र में कि कौन सी जनजातियां किस क्षेत्र में रहती है। तो ये है हिमाचल का क्षेत्र, यहाँ पर रहती है गद्दी, वन, गुर्जर। ये उत्तराखंड, यहाँ पे भोटिया जनजाति रहती है। राजस्थान में सहारिया और भील जनजाति। गुजरात में वान, गुज्जर्स, राठवा। मध्य प्रदेश में बैगास, बंजारा, गोंड। महाराष्ट्र में बंजारा। आंध्र प्रदेश में कोया, बंजारा, गोंड। केरल में माला, इरुलर। और छत्तीसगढ़ में बैगास, मारिया, गोंड। और यहाँ उड़ीसा में पराजा, बांडा, कोंड, कोया, साओरा, खान, ये सब जनजातियां रहती है। झारखंड में संथाल, मुंडा, उराव। पश्चिम बंगाल में संथाल। और यहाँ दार्जिलिंग के पास है हुंजुंग। फिर यहाँ नॉर्थ ईस्ट साइड में क्या है, नागा, खासी, खासी, मेती, रियांग। और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में अपाटी, निसी। यहाँ हम लोग एक देख सकते हैं अंडमान निकोबार में जारबाज। तो ये भारत के मानचित्र में कुछ जनजातियों के नाम दिए हुए हैं। अब जनजातीय समाज का जीवन कैसा था। जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में आदिवासी भी कहलाते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि ये इस महाद्वीप में सबसे पुराने समय से रहने वाले लोग हैं। प्राचीन काल से ही उनका जीवन पूरी तरह से वनों पर निर्भर था। उनके गांव बस्तियां आमतौर पर जंगलों के बीच या आसपास के क्षेत्र होते थे। उनके दैनिक उपयोग की अधिकांश जरूरतों की पूर्ति जंगलों से ही होती थी। हमेशा से ही आदिवासी पूरी स्वच्छंदता से वन संसाधनों का उपयोग करते आ रहे थे। ये जंगलों को साफ कर खेती योग्य जमीन तैयार करते थे। समतल क्षेत्र में ये हल से खेती करते थे। यहाँ ये धान, दलहन एवं मक्का उपजाते थे। लेकिन जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे उनकी खेती का तरीका अलग था। उसे झूम खेती कहा जाता था। इसके अंतर्गत वे जंगल के किसी भी भाग को काट छांट कर साफ कर सकते थे। यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं आप कि जंगलों को कैसे आदिवासी लोग साफ करते थे। 2-3 वर्षों तक उस जगह पर खेती करने के बाद जब उस जगह की उर्वरा शक्ति खत्म हो जाती थी तब वे किसी और स्थान पर यही प्रक्रिया दोहराते थे। कुछ वर्षों तक पट्टी छोड़ देने के बाद पहले की जगह पर वापस जंगल उग जाता था। इससे उनके खेती का काम भी हो जाता था। जंगल को भी कोई नुकसान नहीं होता था। इस विधि को घुमंतु कृषि विधि के नाम से जाना जाता था। किस विधि से नाम जाना जाता था? घुमंतु कृषि विधि। जंगलों से उनकी अन्य दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी हो जाती थी, जैसे जलावन के लिए लकड़ियां, भोजन के लिए कंद मूल, फल, शहद आदि या फिर जड़ी बूटियां उन्हें बड़ी आसानी से मिल जाती थी। इन सब के अतिरिक्त वे पशुपालन भी किया करते थे, जिनका चारा भी उन्हें जंगलों से मिल जाता था। उनके घर भी जंगल के लकड़ियों से ही बने होते थे। अपनी जरूरतों के इस्तेमाल के अलावा ये जंगल से प्राप्त होने वाली कुछ वस्तुओं जैसे शहद, जड़ी बूटी, कुछ खास तरह के फल इत्यादि को पास के बाजार में बेचकर अपनी छोटी मोटी आवश्यकताओं की पूर्ति भी क्या करते थे। आवश्यकता की जो वस्तुएं इन्हें जंगल में उपलब्ध नहीं होती थी, जैसे नमक, कपड़े आदि, उनकी खरीदारी भी वे पास के गांवों के व्यापारियों से जंगल से प्राप्त इन्हीं वस्तुओं के बदले में क्या करते थे। हालांकि इसके लिए उन्हें काफी ऊंची कीमत चुकानी पड़ती थी। यहाँ आप देख सकते हैं कैसे जंगल से लकड़ी काटकर और पत्ता चुनकर घर जाते हुए आदिवासी। जनजाति समाज के लोग भोजन के लिए कुछ छोटे जानवरों जैसे हिरन, तीतर तथा अन्य पक्षियों का शिकार भी करते थे। शिकार का साधन तीर, धनुष या अन्य छोटे हथियार होते थे, मगर ज्यादातर उनका भोजन जंगलों से प्राप्त कंद मूल, फल और अनाज ही होता था। तीर धनुष से शिकार करते हुए आदिवासी यहाँ पे आप देख सकते हैं। इनके उद्योग धंधे भी जंगलों पर ही आधारित होते थे। हाथी दांत, बांस तथा कुछ धातुओं पर की गई उनकी कलाकारी दूसरे समुदायों में भी काफी पसंद की जाती थी। कुछ इलाकों में रबर, गोंद आदि चीजें उन्हें जंगलों से मिलती थी, उसका वे व्यापार भी करते थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मणिपुर में जेलियांग जनजाति के द्वारा तैयार किया गया तकिए का गिलाफ कितना सुंदर है। अरुणाचल प्रदेश की जनजाति महिलाओं द्वारा परंपरागत हथकरघा पर बुनाई ये लोग ऐसे करते थे। आगे चलकर कुछ जनजातीय समुदायों ने लाख और रेशम के उद्योगों को भी अपनाया। ये रेशम और लाख के कीड़े पालते, बाद में उसे बाहर के व्यापारियों को बेच देते। आमतौर पर इन गतिविधियों में उन्हें ज्यादा फायदा नहीं होता था, क्योंकि व्यापारी उनकी चीजें बहुत कम कीमत पर खरीदते थे, जबकि उन वस्तुओं के वास्तविक मूल्य काफी अधिक होते थे। इन सब के अतिरिक्त आदिवासी महिलाएं घरों में चटाई बुनने, बुनाई करने और वस्त्र बनाने के काम करती थी।
इस तरह सदियों से पूरी तरह जंगलों पर निर्भर रहने के बावजूद इनकी गतिविधियों से जंगलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता था, बल्कि वे हमेशा इनकी सुरक्षा करते थे। जंगल के बाहर की दुनिया से उनका संबंध बहुत ज़्यादा नहीं था। वे अपनी शांत और सरल जिंदगी से संतुष्ट थे। लेकिन उनकी यह संतुष्टि अंग्रेजों के आने के बाद बहुत दिनों तक बनी नहीं रही। अंग्रेजी सरकार के अधिकारी ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के प्रयास में लगे रहते थे। इसके तहत भू राजस्व व्यवस्था में उनके द्वारा किए गए बदलाव से आप पिछले पाठ में ही परिचित हो चुके हैं। आगे इस प्रयास के अंतर्गत ये जंगलों और उनके आसपास रहने वाले जनजातीय समाज के गांवों और बस्तियों तक भी पहुंच गए। इसके पीछे अंग्रेजी सरकार का उद्देश्य था जनजातीय क्षेत्रों पर अपना प्रभाव स्थापित करते हुए भूमि से लगान वसूल करना। परंपरागत रूप से इस समाज के लोगों का यह मानना था कि जंगलों को साफ करके पूर्वजों ने उसे खेती लायक बनाया है, इसलिए जमीन के मालिक वे स्वयं है। इसके लिए उन्हें किसी को किसी तरह का लगान या कर देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन नई लगान व्यवस्थाओं के तहत उन सबके द्वारा जोती जाने वाली जमीनों को भी सरकारी दस्तावेजों में दर्ज किया गया, जैसा कि बाकी किसानों के साथ हुआ था। उनके ऊपर भी सालाना लगान की राशि तय कर दी गई। लगान की राशि उनके लिए इतनी ज्यादा होती थी कि अक्सर उन्हें लगान चुकाने के लिए कर्ज लेना पड़ता था। कर्ज चुका पाना उनके लिए और भी मुश्किल होता था। इस तरह धीरे धीरे उनकी जमीनें या तो नीलाम होने लगी या फिर महाजनों के कब्जे में चली जाने लगी। इसका एक और सीधा असर झूम खेती करने वाले लोगों पर पड़ा। अब उन्हें अलग अलग जमीनों पर खेती करने की आज़ादी नहीं रही। इनकी बस्तियों तक सरकारी कर्मचारियों के पहुंचने का एक दूसरा असर भी हुआ। कर्ज लेने वालों की संख्या बढ़ने के कारण अब उनके क्षेत्र में गैर आदिवासी सेठ, महाजन एवं सूदखोरों का भी प्रवेश हुआ। ये महाजन व साहूकार हमेशा इस प्रयास में रहते थे कि किस तरह इनकी जमीनों को हथियाया जाए और इन्हें अपना बंधुआ मजदूर बनाया जाए। अंग्रेजों के समय एक और नई बात हुई। जंगल की लकड़ी का व्यापार अचानक ही बड़ी तेजी से बढ़ा। उस समय कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, उस वक्त कलकत्ता, बम्बई और मद्रास जैसे बड़े बड़े शहर बस रहे थे। मीलों लंबी रेल लाइनें बिछाई जा रही थी और बड़े बड़े जहाज बनाए जा रहे थे। इन सब के लिए लकड़ियों की जरूरत थी। सन 1850 के बाद अंग्रेजों ने रेलवे की शुरुआत की। तब से लेकर 1910 तक करीब 50,000 किलोमीटर रेल लाइनें बिछाई जा चुकी थी। कब शुरू की? 1850, यहाँ पे लिखा हुआ है, पर 1853 में रेलवे की शुरुआत हुई थी। और 1910 तक कितना किलोमीटर रेल लाइन बिछाया जा चुका था? करीब 50,000। रेल लाइनों के स्लीपरों तथा रेल के डिब्बों के लिए लकड़ियों की आवश्यकता थी। इसके लिए अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई करनी शुरू कर दी। इसके अलावा इमारतों, खदानों और जहाजों के लिए भारी मात्रा में लकड़ी काटकर बेचा जाने लगा। यह काम लकड़ी के व्यापारी और जंगल के ठेकेदार किया करते थे। अंग्रेज सरकार को भी इस लकड़ी के व्यापार से बड़ा फायदा होता था। सरकार जंगलों को काटने का ठेका नीलाम दे करती थी। ठेकेदारों से मिले पैसे से सरकार को बहुत आमदनी होती थी। क्या करती थी सरकार? जंगलों को काटने के लिए ठेका नीलाम कर देती थी। जो ज्यादा पैसा देगा उसी को जंगल काटने का ठेका मिलता था। और इन ठेकेदारों के मिले पैसे से सरकार को बहुत आमदनी, बहुत फायदा होता था। जब ठेकेदार बेतहाशा जंगल काटने लगे और जंगल तेजी से खत्म होने लगे, तब अधिकारियों को चिंता होने लगी कि अगर सारे जंगल कट जाएंगे तो रेल, जहाज और मकानों के लिए लकड़ियां कहाँ से आएगी। तब उन्होंने जंगलों में नए पौधे लगाने शुरू किए, मगर उन्होंने ऐसा पौधे लगाने शुरू किए जिनकी बाजार में मांग थी। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, स्लीपर। स्लीपर क्या होता था? लकड़ी का तख्ता जिसके ऊपर रेल की पटरियां बिछाई जाती थी। अब ये स्लीपर लकड़ी का नहीं बन के अब वो ढलाई का बनने लगा है। वन विभाग बना। तेजी से खत्म होते जंगल की समस्या का हल करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने सन 1864 में वन विभाग की स्थापना की और सन 1865 में वन अधिनियम भी बनाया गया। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 1864 में क्या बना? वन विभाग बना। और 1865 में क्या बना? वन अधिनियम, मतलब वन कानून बनाया गया। वन विभाग का काम था जंगल की कटाई पर निगरानी रखना और नए जंगल लगाना। वन अधिनियम के तहत वृक्षारोपण की सुरक्षा के लिए पुराने जंगलों को बचाने के लिए ढेरों नियम बनाए गए। इन सब का असर ये हुआ कि आम लोगों और आदिवासियों का जंगलों पर जो परंपरागत अधिकार था वो छिनने लगा। ये सब अपनी मर्जी से लकड़ी काटने, जानवर चराने, फल फूल इकट्ठा करने, शिकार करने जंगलों में नहीं जा सकते थे। यहाँ तक कि उनका जंगल में प्रवेश भी वर्जित कर दिया गया। अभी तक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आदिवासी काफी कुछ जंगलों पर निर्भर थे, लेकिन अब उस पर अंग्रेजी सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। सन 1878 में अंग्रेजों ने एक और कानून बनाया। इसके तहत जंगलों को दो भागों में बांटा गया। बड़े जंगल को सरकारी जंगल या आरक्षित जंगल घोषित करके सरकार ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। 1878 लॉर्ड लीटन का काल, इसमें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी आया था। तो इसमें क्या हुआ कि एक कानून बनाया गया। इसमें जंगल को दो भागों में बांटा गया। बड़े जंगलों को क्या किया गया? आरक्षित या रिजर्व जंगल घोषित कर दिया गया। इसके रिजर्व जंगल में क्या होता था कि सरकार का पूरा नियंत्रण होता था और वहां पे आदिवासी बिल्कुल भी नहीं घुस सकते थे, लकड़ियां चुनने के लिए भी नहीं। वन विभाग के कर्मचारियों और व्यापारियों को ही वहां जाने की अनुमति थी। इस कानून के तहत जंगल के बाहरी इलाकों को तथा कुछ अन्य जंगलों को संरक्षित जंगल कहा गया। और दूसरे प्रकार का जंगल क्या था कि जो जंगल का बाहरी इलाका होता था उसको संरक्षित जंगल कहा गया। संरक्षित मतलब कंजर्व्ड और वो रिजर्व्ड।
मगर वहाँ से ये केवल अपने काम की ही चीज़ें ला सकते थे। वे वहाँ पेड़ नहीं काट सकते थे या 2 दिन से ज़्यादा अपने जानवर भी नहीं चढ़ा सकते थे। अब क इसमें क्या था, रिज़र्व जो जंगल था, उसमें तो घुसना भी अलाउ नहीं था। लेकिन यहाँ पे क्या सकता था कि घुस सकते थे, लेकिन अपना काम का जो ज़रूरत का चीज़ है उसको लेके बस आ जाओ, और पेड़ नहीं काट सकते थे और अपने जानवर भी 2 दिन से ज़्यादा नहीं चरा सकते थे। इन सब कानूनों और व्यवस्थाओं का असर ये हुआ कि आदिवासी लोगों का जीवन बहुत मुश्किल हो गया। सदियों से जिस तरह के जीवन जीने के वे आदी थे, वो अब संभव नहीं रहा। इसलिए अब नए काम धंधों की तलाश में उन्हें जंगल और अपनी बस्तियों से बाहर आना पड़ा। उन दिनों वन विभाग का ज़्यादातर काम ठेकेदारों द्वारा ही किया जाता था। कुछ ठेकेदार वन विभाग के लिए लकड़ी काटने का काम करते थे, तो कुछ जंगलों के आस-पास सड़क बनाने का काम। आदिवासी लोगों के पास अब अपना कोई काम धंधा तो था नहीं, इन ठेकेदारों की नौकरी ही कर ली। या अब यहाँ जो मज़दूरी मिलती थी, उससे उनका गुज़ारा तो हो जाता, मगर अन्य ज़रूरतों के लिए उन्हें ठेकेदारों और साहूकारों के आगे कर्ज के लिए हाथ फैलाना पड़ता। साहूकारों से लिया गया कर्ज चुका पाना उनके लिए आसान नहीं होता था। ये आदिवासी बहुत कम बल्कि नहीं के बराबर पढ़े लिखे होते थे। इसके वजह से यह सूद की रकम या महाजन उन पर कितने रकम का बोझ डाला, इसे नहीं समझ पाते थे। सूद की रकम नहीं चुका पाने की वजह से उन्हें जमीन के साथ साथ अपने पशु हल फाल आदि से हाथ धोना पड़ता था। आखिर में कर्ज नहीं चुका पाने की स्थिति में उनके पास साहूकार का बंधुआ मजदूर बनने के अलावा कोई चारा नहीं होता था। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि बेगारी। बेगारी मतलब वो बिना वेतन या मजदूरी के काम करना। और एक है बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर वे मजदूर होते थे जो कर्ज चुकाने के लिए बिना वेतन के मालिक के जमीन पर तब तक काम करते रहता था जब तक कि कर्ज की रकम सूद समेत ना चुक जाए, और ये उनके जिंदगी रहते जो एक बार कर्ज ले लिया कभी नहीं चुकता था। ये बहुत खराब प्रथा थी। ठेकेदारों और महाजनों के अत्याचार से बचने के लिए कई इलाकों के आदिवासियों को काम की तलाश में अपने निवास स्थल से दूर की जगहों पर भी जाना पड़ता था। वे असम की चाय बागानों तथा हजारीबाग एवं धनबाद के कोयला खदानों में भी काम करने के लिए जाया करते थे। ऐसी जगह पर उन्हें ठेकेदारों के माध्यम से काम पर रखा जाता था। यहाँ भी ये ठेकेदार उन्हें बहुत ही कम मजदूरी देते थे और अधिक से अधिक मुनाफा अपने पास रख लेते थे। ठेकेदार व महाजनों के अतिरिक्त इसी समय उन्हें शिक्षा देने के उद्देश्य से ईसाई मिशनरियों का उनके इलाके में आगमन हुआ। ईसाई मिशनरियों का वास्तविक उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों पर अपना वर्चस्व स्थापित करना तथा उनका धर्म परिवर्तन करना था। उन्होंने आदिवासी के धर्म तथा उसकी संस्कृति की आलोचना करना शुरू की। बहुत से आदिवासियों का धर्म परिवर्तन भी करा डाला। ईसाई मिशनरियों ने उन्हें यह प्रलोभन दिया कि वह सेठ साहूकारों एवं महाजनों से उनकी रक्षा करेगी, परंतु वास्तविकता कुछ और ही थी। ये मिशनरियां सेठ साहूकार जमींदार एवं बिचौलियों के साथ मिलकर आदिवासियों का खूब आर्थिक एवं शारीरिक शोषण करती थी। यही कारण था कि अंग्रेज एवं गैर आदिवासियों के खिलाफ जनजातीय समाज के लोगों ने जगह जगह पर अस्त्र शस्त्र उठा लिए। आदिवासियों की खास बात यह थी कि ये सभी गैर आदिवासी या बाहरी लोगों को अपना दुश्मन या शोषक नहीं मानते थे और उनके विरोधी नहीं थे। वैसे गरीब गैर आदिवासी जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उनकी सहायक की भूमिका निभाते थे, उनसे उनका गहरा सामाजिक संबंध था। ये अंग्रेजों के खिलाफ गोलबंदी करने में इनके मददगार भी होते थे। जनजातीय विद्रोह का स्वरूप। 19वीं शताब्दी में भारत के लगभग सभी इलाकों में आदिवासियों ने अंग्रेज एवं उनके सहयोगी गैर आदिवासियों के घुसपैठ एवं शोषण के खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी। भारत में सबसे बड़ी संख्या भील जनजाति की है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी जनजाति की है, तो क्या आंसर होगा इसका भील। गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा, कर्नाटक आदि राज्यों में इन्होंने महाजनों एवं साहूकारों के शोषण का विरोध करते हुए उनके नियमों को मानना बंद कर दिया। गोंडवाना के गोंड लोगों ने अपनी जमीन की सुरक्षा, अपने उत्पाद के लिए उचित मूल्य के भुगतान, विभिन्न वन संबंधी गतिविधियों से बिचौलिए एवं ठेकेदारों को दूर रखने, साहूकारों द्वारा शोषण को रोकने आदि के लिए विद्रोह आरंभ किया। उड़ीसा में कंध जाति का विद्रोह भी जमींदारों एवं साहूकारों के शोषण के विरुद्ध था। ये याद रखना है कि कंध जाति का विद्रोह, जो कंध विद्रोह था, कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। और किसके विरुद्ध हुआ था? जमींदारों और साहूकारों, जो भारतीय ही थे लेकिन फिर भी इनका बहुत शोषण करते थे। उत्तर पूर्व में विद्रोह का स्वरूप कुछ अलग ही था। यहाँ के बहुसंख्यक आदिवासी अफीम की खेती करते थे। अंग्रेजों ने अफीम की खेती पर बढ़े हुए मुनाफे को देखकर उसे अपने नियंत्रण में लेने का प्रयास किया तथा सरकारी इजाजत के बिना अफीम की खेती पर रोक लगा दी। लेकिन सबसे अधिक विद्रोह की ज्वाला तत्कालीन बिहार के संथाल परगना एवं छोटानागपुर प्रमंडल में धधक रही थी। यहाँ के आदिवासी सेठ, साहूकार, महाजन एवं गैर आदिवासी बिचौले के शोषण के शिकार तो थे ही, साथ ही अंग्रेजों द्वारा उन लोगों को दिए जा रहे प्रोत्साहन के खिलाफ भी थे। ये ईसाई मिशनरियों के घुसपैठ भी उनके विरोध का एक बड़ा कारण था। आरंभ में इन आदिवासियों ने अपने अपने नेता के नेतृत्व में लगान की रकम देना बंद कर दिया। महाजनों और साहूकारों के आदेशों और नियमों को मानने से इनकार कर दिया। परंतु जब गैर आदिवासियों के पक्ष में अंग्रेजी सरकार अपनी सेना के साथ खड़ी हो गई और जोर जबरदस्ती करने लगी, तब ये आदिवासी अंग्रेज के खिलाफ अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े हो गए। कुछ आदिवासी समूहों ने अपना उद्देश्य अपने इलाके से अंग्रेजी राज को समाप्त करना बना लिया।
तत्कालीन बिहार में संथाल विद्रोह, मुंडा विद्रोह, ताना भगत आंदोलन ने आदिवासियों से जमीन छीनने का सिलसिला समाप्त कर जनजातीय समाज को संरक्षण प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त किया। उत्तर पूर्व भारत में भी खासिया, गारो एवं नागा जनजातियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। यह सभी विद्रोह संगठित विद्रोह थे। यहाँ पे है इंपॉर्टेंट पॉइंट, तत्कालीन समाचार पत्र कलकत्ता रिव्यू में अंग्रेजों द्वारा संथालों के शोषण पर छपा लेख। जमींदार, पुलिस, राजस्व विभाग और अदालतों ने संथालों पर बेइंतहा जुल्म ढाए, उनकी जमीन जायदाद छीन ली। हर कदम पर संथालों को अपमानित किया जाता था और मारा पीटा जाता था। संथालों को कर्ज देकर 50 से 500% की दर से ब्याज वसूला जाता था। धनी और ताकतवर लोग जब मन में आता था मेहनत कर संथालों को खड़ी फसलों पर हाथी दौड़ा दिया करते थे। ये अत्याचार आम बात हो गई थी। दीकू और सरकारी कर्मचारी भी संथालों की निगाह में अत्याचारी थे। ये लोग संथालों से बेगारी कराते थे। दीकू कौन थे? गैर आदिवासी सेठ एवं महाजन जो अधिक ब्याज पर ऋण देते थे और उनका शोषण करते थे। ये व्यापारी एवं बिचौलिया का काम करते थे। इनको दीकू कहा जाता था। अब यह है कि क्या आप मुख्य रूप से छोटनागपुर के मुंडा विद्रोह और उत्तर पूर्व में नागा जनजाति या जेलियारंग आंदोलन के विषय में पढ़ेंगे। बिरसा मुंडा एवं मुंडा विद्रोह। बिरसा मुंडा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनका जन्म 15 नवंबर 1874 ईस्वी को छोटनागपुर प्रमंडल के तमाड़ थानार्गत उलीहातू गांव के एक छोटे से क्षेत्र चलकद में हुआ था। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा और माता का नाम कदमी था। बिरसा की शिक्षा दीक्षा चाईबासा के एक जर्मन मिशन स्कूल में हुई थी। शुरू में कुछ मुंडाओं के साथ मिलकर उसने ईसाई धर्म भी स्वीकार किया, लेकिन बाद में ईसाई धर्म से असंतुष्ट होकर फिर से मुंडा बन गया। उसके मन में अंग्रेजों एवं जमींदारों के प्रति आक्रोश की भावना ने ही मुंडा विद्रोह को जन्म दिया। सन 1895 में बिरसा को उसके कुल देवता सिंह बोंगा से एक नए धर्म की प्रतिपादन की प्रेरणा मिली, जिसके अनुसार उन्होंने अपने आप को भगवान का अवतार घोषित किया और अंग्रेजी शासन का अंत करने का बीड़ा उठा लिया। इसके लिए उन्होंने मुंडाओं को आदर्श एवं पवित्र जीवन जीने का संदेश दिया। कुछ ही दिनों में उसके अनुयायियों की संख्या अधिक हो गई और ये बिरसा को पैगंबर मानने लगे। बिरसा ने प्रचार किया कि अब मुंडा राज शुरू हो गया है और महारानी विक्टोरिया का राज समाप्त हो गया है। उसने मुंडाओं को आदेश दिया कि किसी को भी राजस्व नहीं दे और जमीन का उपयोग बिना राजस्व दिए ही करें। अंग्रेजी सरकार ने इस विद्रोह का कारण बिरसा को पकड़कर रांची जेल भेज दिया और उस पर बगावत का आरोप लगाया गया। लेकिन जेल से छूटने के बाद बिरसा ने फिर से लोगों का समर्थन प्राप्त करना शुरू किया तथा अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध जन संघर्ष के लिए मोर्चा बनाना शुरू किया। लोगों को तीर धनुष की शिक्षा दी जाने लगी और रात में सभाओं का आयोजन किया जाने लगा। 25 दिसंबर सन 1899 को बिरसा ने पहला आक्रमण ईसाई मिशनरियों पर किया, जिसका उद्देश्य ईसाई बने मुंडाओं को आतंकित कर अंग्रेजों के खिलाफ करना था। बहुत से लोग इसमें मारे गए, बहुतों को बंदी बना लिया गया, लेकिन बहुत जल्द बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया और 2 जून 1900 ईस्वी को हैजा की बीमारी से बिरसा की मृत्यु रांची जेल में ही हो गई। बिरसा मुंडा के मौत के बाद भी मुंडा आंदोलन थमा नहीं, बल्कि जनजातीय क्षेत्रों में इसने और गहरी जड़ें जमा ली। अंततः छोटनागपुर के तत्कालीन आयुक्त की सिफारिश पर सन 1902 में गुमला और 1905 में खूंटी अनुमंडल का गठन कर दिया गया। तो बिरसा मुंडा आंदोलन जो हुआ, मुंडा आंदोलन, उसका जो रिजल्ट रहा, परिणाम क्या रहा कि सन 1902 में गुमला तथा 1905 में खूंटी अनुमंडल का गठन कर दिया गया, ताकि समस्याओं को नजदीक से समझा जा सके। आदिवासी किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 बनाया गया। क्या बनाया गया? छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, इसी को ही CNPT एक्ट कहा जाता है। इसके द्वारा जनजातीय क्षेत्र की भूमि का गैर आदिवासियों का हस्तांतरण निषेध कर दिया गया। इस प्रकार मुंडा आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को झुका दिया। 150 वर्षों से चला आ रहा जमीन छीनने का सिलसिला समाप्त हुआ और जनजातीय समाज को संरक्षण प्राप्त हुआ। इस आंदोलन ने भारत में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को भी प्रभावित किया। उस समय के समाचार पत्र जैसे इंग्लिशमैन, पायनियर और स्टेटमेंट आदि में इस आंदोलन को कुचलने में ब्रिटिश की नीति की काफी आलोचना की गई। बिरसा को भगवान मानकर छोटनागपुर जनजातीय समाज के लोगों ने उसके सपने को साकार करने का बीड़ा उठा लिया। अब उन्हें सिर्फ जमीन ही नहीं, अपितु अंग्रेजों से भी मुक्ति प्राप्त करना था। मुंडारी लोकगीत जिसमें बिरसा मुंडा को आज भी याद किया जाता है, क्या है? मायोम ताम दो बिरसा बाहो रेको टिका सुंदरी केड, जंग ताम दो बिरसा दिसुम होड़ो को बुलंग केड, अबेना रिका को दो बिरसा दिसुम होड़ो के ताज केड। इसका मतलब ये हुआ कि हे बिरसा, तेरे खून का सिर में टीका लगाया। हे बिरसा, तेरी हड्डी का परदेसी लोगों ने नमक बनाया। हे बिरसा, तेरे सत्कार को विदेशियों ने अपना लिया। इसी कारण बिरसा जनजातीय क्षेत्र में भगवान के रूप में पूज्य है। तमार परगना गेरेडे उलीहातू बिरसा भगवान ये जो नोम लेना। अब क्या है कि मुंडा विद्रोह के बाद भी छोटनागपुर में विद्रोह की आग दबी नहीं थी। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ आंदोलन चलता रहा, जो बाद में कांग्रेस के नेतृत्व में चलाए जा रहे राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बन गया। तो यहाँ पे एक चित्र है कि कैसे युद्ध करते हुए आदिवासी लोग तीर धनुष से युद्ध कर रहे थे।
अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तर पूर्व भारत में जेलियांग आंदोलन के बारे में। उत्तर पूर्वी भारत में अंग्रेजों के खिलाफ नागा जनजाति ने सबसे प्रबल विद्रोह किया। 19वीं शताब्दी में इस समुदाय के लोगों ने कई बार विद्रोह किया, लेकिन 1891 ईस्वी में जब मणिपुर के युवराज टिकेंद्रजीत सिंह को फांसी पर चढ़ाकर अंग्रेजों ने उस पर अपना अधिकार कर लिया, तब नागा जाति का विद्रोह जोर पकड़ लिया। कब? 1891 1891 में। किसने? नागा जनजाति ने। और क्यों? क्योंकि जब मणिपुर के युवराज टिकेंद्रजीत सिंह को फांसी पर चढ़ा दिया अंग्रेजों ने, और तब नागा जाति का विद्रोह जोर पकड़ लिया। और इस समय क्या था कि मणिपुर में जेमेई, लियांगमे और रांगमे नामक नागा जनजाति की बहुलता थी। नागा जनजाति के भी बहुत सारे प्रकार थे, जिसमें मणिपुर का जेमेई, लियांगमे और रांगमा ये तीनों प्रमुख थे। राजनीति एवं सामाजिक एकता की स्थापना, विदेशी घुसपैठ से सुरक्षा तथा धार्मिक सुधार हेतु जादोनंग नामक एक रांगमेई जनजाति नेता के नेतृत्व में 1920 में जनजातीय लोगों ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया। क्या नाम था? जादोनंग। और वो कौन थे? रांगमाई जनजाति के नेता थे। और उन्होंने कब अपना नेतृत्व शुरू किया? 1920 में। और उन्होंने एक जनजातीय विद्रोह का झंडा खड़ा किया, मतलब विद्रोह शुरू किया। और उपरोक्त 3 जनजातियों के नाम पर इस आंदोलन को जेलियांगरांग रखा गया। मतलब जो 3 जनजाति थे ना, ये लोग कौन कौन थे? जेमेई से जे लिया गया, लियांग में से लियांग और रांग में से रांग, और तीनों को मिलाकर जेलियांगरांग आंदोलन का नाम दिया गया। जादोनंग ने सर्वप्रथम इन 3 जनजातियों में एकता स्थापित किया और अंग्रेजों एवं गैर आदिवासियों को बाहर खदेड़ने के एक राजनीतिक कार्यक्रम बनाया। खास बात यह थी कि इनका आंदोलन आगे चलकर गांधी जी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ जुड़ गया। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो जेलियांगरांग आंदोलन था, क्या हुआ? आगे चलकर गांधी जी द्वारा चलाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1920 का था, 1930 का था, उसमें जाके मिल गया। 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था और 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था, उसके साथ जाके ये मिल गए। जादोनंग ने नागा जनजाति के लिए क्या किया? जादोनंग ने अपनी 13 वर्षीय चचेरी बहन गिड्डा लिन्नू के साथ मिलकर एक भूमिगत आंदोलन की योजना बनाई और नागा गणराज्य की स्थापना के प्रयास शुरू किया। इसमें जादोनंग को काफी सफलता मिल गई, लेकिन अंग्रेजी सरकार को इसकी भनक मिल गई। अतः एक हत्या के मामले में फंसाकर 29 अगस्त 1929 को अंग्रेजों ने उसको फांसी की सजा दे दी। किसको? जादोनंग को। और जादोनंग की चचेरी बहन कौन थी? गिंडालू थी। रानी गिंडालू के नाम से यही फेमस हुई थी, ये रानी गिंडालू है ना। और उनको क्या किया गया था कि 19 अगस्त को जब उनका आंदोलन सफल हो रहा था, तो क्या किया अंग्रेजों ने साजिश के तहत उसको 29 अगस्त 1929 को एक हत्या के मामले में फंसाकर फांसी की सजा दे दी। लेकिन आंदोलन इसके बावजूद थमा नहीं, गिंडालू ने इसे जारी रखा। अंग्रेजी द्वारा सन 1932 में इस आंदोलन को भी दबा दिया गया और रानी गिंडालू को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उसे तब रिहा किया गया। गिंडालू ने अंग्रेजी सरकार की दमनकारी कानूनों की अवज्ञा का भाव जनजातियों में जगाया और इस तरह वो गांधी जी के सविनय अवज्ञा आंदोलन की मुख्य धारा से अपने आंदोलन को जोड़ने में सफल रही। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जनजातीय समाज के लोगों के आर्थिक विकास के लिए बहुत सारे नियम बनाए गए, उन्हें राष्ट्र की धारा में जोड़ने के लिए अनेक उपाय किए गए। फिर भी उनमें असंतोष की लहर व्याप्त रही। इसका मुख्य कारण भौगोलिक एवं राजनीतिक था। यद्यपि संविधान में जनजातियों के लिए शैक्षणिक संस्थान एवं नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई थी, फिर भी उनके असंतोष थमे नहीं। नागा जनजाति किसी भी कीमत पर अपनी सांस्कृतिक पहचान को खोना नहीं चाहती। अतः बाद होकर 1 दिसंबर 1963 को अलग नागालैंड राज्य की स्थापना की गई। संविधान में उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए विशेष व्यवस्था की गई, जिसके अनुसार असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर आदि में आदिवासियों को उनके आंतरिक मामले में स्वायत्तता दी गई। संसद द्वारा पारित कानून यहाँ तब तक लागू नहीं होता जब तक कि विधानमंडल की विशेष समिति उसे अनुमोदित न कर दे। संथाल परगना एवं छोटनागपुर में भी जनजातीय विद्रोह नहीं थमा। ये अलग क्षेत्रीय पहचान के लिए लगातार संघर्ष करते रहे। परिणाम स्वरूप 15 नवंबर 2000 को बिहार का विभाजन कर झारखंड राज्य बना दिया गया। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इन जनजातीय विद्रोह में महिलाओं की क्या भूमिका थी। उपनिवेशवाद के खिलाफ आदिवासियों ने विद्रोह में आदिवासी महिलाओं की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही। ये महिलाएं सैनिक कार्रवाई करने से लेकर विद्रोह के नेतृत्व करने तक के कार्य में पुरुषों का साथ देती थी। संताल विद्रोह में राधा और हीरा नाम की महिला ने गड़ासा, कुल्हाड़ी और लाठी जैसे अस्त्रों का प्रयोग किया था, जिसके लिए अंग्रेजी सरकार ने उन्हें कैद कर लिया था। सिद्धू की बहन फूलो और झानो ने अंग्रेजों के कैंप में घुसकर 21 सैनिकों को तलवार से मार गिराया था। सन 1899 में मुंडा विद्रोह के समय बिरसा मुंडा की महिला साथी साली और चंपी का उदाहरण भी मिलता है, जिन्होंने सैन्य संगठन कर बिरसा का साथ दिया था। बिरसा के दोस्त गया मुंडा की पत्नी मानी बुई और बेटी थीगी नागी और लेम्बू तथा उसकी 2 बहुओं ने अंग्रेजों के खिलाफ गड़ासा, तलवार और लोहे के छड़ का प्रयोग किया।
ताना भगत आंदोलन में भी जतरा भगत के बाद लीथो उरांव नाम की जनजातीय महिला ने नेतृत्व संभाला। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में रानी गिंडालियो इसका अपूर्व उदाहरण है। भारत के अन्य क्षेत्रों में जैसे गोंड जनजाति क्षेत्र में गोंड महिला राजमोहिनी देवी ने 1940 के दशक के उत्तरार्ध में और उसे 1950 के दशक के आरंभ तक आंदोलन का नेतृत्व संभाला। यद्यपि जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव था, फिर भी गैर आदिवासी एवं अंग्रेजों के शोषण के खिलाफ आदिवासी महिलाओं ने डटकर मुकाबला किया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जितने भी नाम पढ़े हैं उसको याद रखना है। पहला नाम हमने किसका पढ़ा? राधा हीरा नाम की महिला का, जो संथाल विद्रोह में प्रमुख भूमिका निभाई थी। फिर सीधो की बहन फूलो और झानो का, जिन्होंने अंग्रेजी कैंप में घुसकर 21 सैनिकों को तलवार से मार गिराया था। फिर मुंडा विद्रोह में जो कौन कौन थी? मुख्यतः महिला थी कि बिरसा के दोस्त गया मुंडा की पत्नी मानी बुई, बेटी थीगी नागी लेम्बू तथा उसकी 2 बहुआ, और बिरसा मुंडा की महिला साथी साली और चंपी। ताना भगत आंदोलन में प्रमुख महिला थी लीथो उरांव, और गोंड जनजाति क्षेत्र में गोंड महिला राजमोहिनी देवी, जो 1940 से 50 के दशक तक आंदोलन का नेतृत्व संभाल रही थी। तो ये था आपका पूरा चैप्टर, जिसमें मैंने क्या चैप्टर था? उपनिवेशवाद एवं जनजातीय समाज। तो यहाँ पे हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उसको पढ़ा और उसको रिवाइज भी किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। थैंक यू।